कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट चल रहा है, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम ये नीट 2025 होने वाला है, राइट। तो दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है एंड एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। हम सभी को पता है कि नीट 2025 हमें क्लियर करना है, राइट। डेस्टिनेशन सभी को पता है, एम बहुत ही ज्यादा क्लियर है, गोल बहुत ही ज्यादा क्लियर है, पर कैसे करना है, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, ये हमें पता नहीं है। और इसके बारे में ना ज्यादा कोई बात करता भी नहीं है। हम सभी को मतलब यही खाली सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि आपको ना नीट क्लियर करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, पर कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। ये तो ऐसी चीज हो गई कि आपको पता है कि यार मुझे डेस्टिनेशन में जाना है, आप पॉइंट ए में हो और आपको जाना है पॉइंट बी में, पर रास्ता नहीं पता। तो रास्ता नहीं पता तो आप गुम हो जाओगे, राइट, भटक जाओगे, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। तो अगर मुझे रास्ता पता हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन बॉम्बे एंड मुझे जाना है दिल्ली में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले गूगल मैप्स ऑन करना होगा ना। मुझे अगर बाय कार जाना है तो मैं गूगल मैप्स ऑन करूंगी, मैं पता लगाऊंगी कि अच्छा ये रोड है, ये पाथ है और यही पाथ में मुझे जाना है। ऐसे तो नहीं होगा कि कार में बैठ गए और जहां रास्ता जा रहा है वहां पे जाते जाएंगे एंड वी विल फिगर इट आउट। ये फिगर इट आउट वाला शब्द आता ही नहीं है जब मुझे गारंटी पहुंचना है वो डेस्टिनेशन में। तो आपको पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, आपका गारंटी है ना कि मुझे ये नीट 2025 डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ये अगर क्लियर है, अगर मुझे डेस्टिनेशन पहुंचना है 100%, तो आपका जो पाथ है ना वो भी क्लियर होना चाहिए, वो भी 100% क्लियर होना चाहिए और क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आई विल फिगर इट आउट। बहुत सारे बच्चे ये फिगरिंग आउट वाले स्टेज में रहते हैं और कुछ नहीं होता, भटक जाते हैं, और ये जो डेस्टिनेशन है दैट इज नीट 2025 वहां तक पहुंचते ही नहीं है। वो दे देते हैं एग्जाम, पर वो प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते, एंड ये मैक्सिमम बच्चों का यही हाल होता है। कड़वा सच होता है ना, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और वही अप्रोच के साथ आपको बढ़ना है सो दैट आप डेस्टिनेशन में 100% पहुंच सको। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ जो आपको फॉलो करना है पूरे प्रिपरेशन में। इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं करनी है। ये फुल प्रूफ प्लान मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपका पूरा नीट क्लियर हो जाने वाला है। देखो, ये रीजन है, एक रीजन आप समझो कि यार 27 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम, और इतने से बच्चों का सिलेक्शन होता है और मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका 200 के नीचे ही स्कोर आता है, और कुछ ही बच्चे होते हैं जो 720, जो 600 प्लस लाते हैं, राइट। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उनको ये स्टार्टिंग में बताया ही नहीं जाता कि अच्छा ऐसे पढ़ना है। पाथ बताना बहुत जरूरी है बच्चों को, राइट। तो आपका सबसे पहला ये टास्क रहने वाला है कि आपको एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, अभी आपके पास कितने भी महीने हो, कितने भी प्रिपरेशन आप कर लिया हो, आपने ऑलरेडी 1 साल आपने प्रिपरेशन कर लिया, अब आपके पास 1 साल बचा है, या आपके पास मतलब ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया, बिकॉज ड्रॉपर बच्चे हो तो आपका ऑलरेडी 1-2 साल प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, राइट, या 3 साल भी हो चुका है। पर आप ड्रॉपर इसलिए बने हो बिकॉज आपने कुछ मिस्टेक्स की है, जो आपको मिस्टेक्स अभी फिर से नहीं करनी है, राइट। आप ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं आपको जरा भी शुगर कोटिंग वाली बातें नहीं बताने वाली हूँ। आपने कुछ गलतियां की है इसलिए आप अभी भी ड्रॉपर हो, राइट। तो वो ड्रॉपर का टैग अभी निकालना होगा, अभी हमें ना वो नीट क्लियर करना है, राइट। तो नीट क्लियर कैसे होगा? सबसे पहली चीज, आपको एनसीईआरटी में ही स्टिक रहना है। बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यार बहुत सारे रेफरेंस बुक्स लेकर रखते हैं, इतना बड़ा ऐसा बंडल लेके रखेंगे, ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, मार्केट की ये बुक बहुत फेमस है तो ये ले ली। यार बुक्स लो, मैं ये नहीं कह रही कि बुक्स मत लो, आप खाली एनसीईआरटी करो, पर एनसीईआरटी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी कर लो। कितनी बार करनी है आपको? 20 टाइम्स करनी है, वर्ड टू वर्ड करनी है, लाइन टू लाइन करनी है। उसके बाद में कोई रेफरेंस बुक्स उठाओ, उसके पहले नहीं उठानी, ठीक है, उसके पहले नहीं उठानी। और रेफरेंस बुक भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उठानी है। आपको टॉपिक या कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। कोई भी अलग से बुक नहीं लेनी है, बड़ी बड़ी जो ग्रंथ रहती है ना, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एनसीईआरटी ही करनी है। 20 टाइम्स जब आपने कर ली होगी, अब आप मुझे पूछो, आपको
मैं वो लाइन बता दूंगी, ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर आप पूछो कि यार कॉकरोच में वो लाइन कहाँ पर है, तो मैं पूरा पैराग्राफ के साथ, मतलब वो विजुअलाइजेशन इतना हो जाना चाहिए ना कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम के नीचे वो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में वो लाइन मिल जाएगी। अब जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं पिछले साल, तो उनको पता है कि मैं लेक्चर के बीच-बीच में ना जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको डायरेक्टली वो लाइन बता देती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास अभी एनसीईआरटी होती है, कभी-कभी नहीं होती है, राइट? पर मुझे याद होता है कि अच्छा ये पैराग्राफ रहेगा आपकी एनसीईआरटी में, वो डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में, वो डायग्राम के राइट हैंड साइड में आपको वो लाइन मिल जाएगी। तो उतना विजुअलाइजेशन आपका हो जाना चाहिए, और वो विजुअलाइजेशन तभी हो पाएगा बेटा जब आपकी 20 टाइम्स एटलीस्ट एनसीईआरटी रीडिंग हो गई होगी। समझ में आ रहा है? तो इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज़ क्वेश्चंस विल बी टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। वो लाइन टू लाइन ही आपको पूछने वाले हैं। खाली वो वर्ड्स थोड़ा-सा अलग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ठीक है? नेक्स्ट इज एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक चैप्टर का आपको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, आप इंटरनेट में सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये चैप्टर का, तो हर एक चैप्टर का आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों करना है? बिकॉज एनसीईआरटी इज व्हाट, एनसीईआरटी एनटीए का ही है। तो एनटीए जब खुद बता रहा है कि यार हमारी बुक है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल है ना वो हमें कर लेना है, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ एनसीईआरटी, राइट? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमें कर लेना है। सेम टू सेम तो नहीं आने वाले, दैट इज 100% श्योर कि सेम टू सेम जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको नीट के पेपर में दिख जाएगा। अगर वो ख्यालात में हो तो फिर वो नहीं होने वाला। पर होगा क्या ना, आपको पैटर्न पता चल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस समझना बहुत जरूरी है, वो पैटर्न समझना जरूरी है, वो थिंकिंग लेवल तक जाना जरूरी है, राइट? तो वो थिंकिंग लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, इसलिए हम लोग ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने का सजेशन देते हैं। उसके बाद में इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज। इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज, अब आपको लग रहा होगा ये तो बोर्ड्स वाले करते हैं, पर बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन रहता है उसी का हायर लेवल प्रिपरेशन इज नीट एग्जाम ना। तो आपको इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज जो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तब आप इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज करते हो ना हर चैप्टर का, वैसे ही आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, क्योंकि हर एक पैराग्राफ के बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप कभी टेक्स्ट बुक रीडिंग करो तो आपको वो डायलॉग्स दिख जाएंगे, तो जो भी टेबल्स है, चार्ट है, डायग्राम है, फिर ऐसे बीच बीच में डायलॉग्स आते हैं, डू यू थिंक इट विल बी लाइक दैट, अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा, वैसा कंडीशन हो तो क्या होगा, तो वैसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको कर लेने हैं, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं। उसके बाद में 35 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने बेटा। तो करने को बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड टाइम है पर करने को बहुत सारी चीजें हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट? तो 35 ईयर्स पुराने पीवाईक्यूज आपको कर लेने हैं। अब ये पीवाईक्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे? यू हैव टू बाय वन रेफरेंस बुक। ठीक है, तो रेफरेंस बुक कब लेना है वो मैं खुद बता रही हूँ आपको। रेफरेंस बुक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए नहीं लेनी, रेफरेंस बुक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेनी है। समझ में आ रहा है? तो जब आप लोग पूछते हो कि कौन सी रेफरेंस बुक ले मैम, ये ले कि वो ले, दैट डजंट मैटर। ठीक है, दैट क्लियरली डजंट मैटर, बिकॉज क्वेश्चंस तो क्या रहने वाले, क्वेश्चंस तो सेम ही रहने वाले ना, पीवाईक्यूज तो सेम ही रहने वाले, राइट? पीवाईक्यूज चेंज थोड़ी होंगे, तो कोई भी रेफरेंस बुक लो आप, दैट डजंट मैटर। तो 35 ईयर्स पुराने पीवाईक्यूज करना चाहिए। वाई? बिकॉज उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। अब मैंने ना जो आपके पिछले बैच के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाई, ये सारे पॉइंट्स ना मैंने खुद करवाए हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो खुद नहीं करने वाले हो, तो इसलिए मैंने खुद करवाया। ये सारा प्रिपरेशन मैंने यूट्यूब में करवा रखा है। ठीक है, और बैच में मैं और करवाऊंगी, तो बैच में और मैं डिटेल में करवाऊंगी। तो ये सारी चीजें 35 ईयर्स पीवाईक्यूज खुद निकाल कर खुद एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई ऐसे छोटी सी बात नहीं है, ये हर एक पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करवाया मैंने यूट्यूब के बच्चों को। उसके बाद में मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट कितने करने हैं? देखो ये भी बहुत इलेबोरेटिव प्लान में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल जस्ट ऐसे जो नॉर्मली बताते कि ये कर लेना वो कर लेना। मॉक टेस्ट करने, तो मॉक टेस्ट क्या करना है? मॉक टेस्ट मैं ये नहीं कह रही कि फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करो, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी स्टार्टिंग का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके सारे चैप्टर्स हुए ही नहीं रहेंगे, राइट? फुल सिलेबस हुआ ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे दोगे मॉक टेस्ट? इसका मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट देना नहीं है। मॉक टेस्ट आपको डे 1 से देते रहना है, बिकॉज मॉक टेस्ट इज व्हाट, इट कैन बी पार्ट वाइज, इट कैन बी चैप्टर वाइज, इट कैन बी फुल सिलेबस, राइट?
तो जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद में मॉक टेस्ट देना शुरू करो या टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, क्योंकि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फिर पार्ट वाइज मॉक टेस्ट ऐसे भी आता है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, खाली फिजिक्स का मॉक टेस्ट, खाली केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट, खाली जूलॉजी का मॉक टेस्ट, खाली बॉटनी का मॉक टेस्ट, ऐसे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा पीसीबी का मॉक टेस्ट एक साथ दो, इट इज नॉट नेसेसरी बेटा, राइट। ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, जितना आपके पास मतलब टाइम है ना, आप हमेशा एक मतलब एक खुद में ना ऐसे वादा करो, ऐसे एक टाइम टेबल में एक स्लॉट बना दो कि यार संडेज में मॉक टेस्ट दे, स्टार्टिंग से डे 1 से। इससे क्या होगा ना कि हर वीक आपका मॉक टेस्ट बन रहा है, मतलब मंथ में आप एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट तो कर ही रहे हो, राइट। तो आपके कितने होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 100 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए। तो अगर आप ये स्लॉट रखोगे कि हर वीक में मुझे एक मॉक टेस्ट करना है, तो ही इतना नंबर अचीव हो पाएगा, राइट। क्योंकि अभी रहे हैं कुछ ही महीने, उसके बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लग रहा है कि 1 साल बचा है, पर आपको ना ऐसे ऐसे टाइम जाएगा, ऐसे टाइम। तो आपको जरा भी वेट नहीं करना कि मैं बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आई विल स्टार्ट दिस मॉक टेस्ट वाला टाइम, ये नहीं होता, ये ना बाद में कभी आता ही नहीं, वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। आप मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी, आपको अभी से शुरू कर देना है मॉक टेस्ट देना। हम लोग ने इतने साल से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, ये सारे एस्पिरेंट्स का यही माइंडसेट रहता है कि दिसंबर तक वो लोग सिर्फ थ्योरी और क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद में जनवरी और उसके बाद में जो भी है 4-5 महीने जो बचते हैं, 4 ही महीने बचते हैं, राइट। तो 4 महीने में वो लोग खाली मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट को देते रहना है। तो मिनिमम शुड बी 100, मैक्सिमम तो और करना है, मैं आपको बेयर मिनिमम बोल रही हूँ, बेयर मिनिमम शुड बी 100, उसके ज्यादा ही होने चाहिए, पर 100 तो इज द मिनिमम लिमिट। समझ में आ गया। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स करते हो ना बेटा, ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो ना, तो नीट 2025 इज योर्स, ठीक है। इससे बाहर कोई भी चीज हमें नहीं करनी है, ये खाली 5 पॉइंट्स आप कर लो। और मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में बता रही हूँ बिकॉज यू हैव टाइम। अगर ये आप पूछते मुझे बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, अगर आप सेम चीज मुझे पूछते मैम नीट 2025 क्लियर करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी पूछते, या फेब्रुवरी पूछते, या दिसंबर भी पूछते, तो मैं आपको ये 5 पॉइंट सजेस्ट ही नहीं करती। मैं बोलती कि आप खाली PYQs कर लो, हो गया। पर क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और ये सारी चीजें करोगे ना, तो 720 में से 720 लाना मुश्किल टास्क नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, फुल मार्क्स तो कौन ही लाता है यार। फुल मार्क्स वाले जो रहते हैं ना, जो टॉपर रहते हैं, वो लोग कुछ अलग से, अलग ग्रह से तो आए ही नहीं है, राइट। कुछ अलग सुपर फूड तो खाते नहीं है, कुछ उनका अलग तो कोई प्रिपरेशन रहता नहीं है, राइट। प्रिपरेशन में यही छोटी मोटी चेंजेस होते हैं, छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनसे वो टॉपर बन जाते हैं। वो लोग भी आपके जैसे ह्यूमन बींग्स है, राइट। पर वो क्या अलग करते हैं, उनका डेडिकेशन। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, पर ये जो आप देख रहे हो ना, उसमें से कुछ ही बच्चे, आई कैन गारंटी कुछ ही बच्चे रहेंगे, हैंडफुल ऑफ बच्चे, जो ये 5 पॉइंट्स टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में सबको सब कर लेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स ये 5 पॉइंट्स फॉलो हो जाएंगे आपसे, पर उसके बाद में कंटिन्यू करना, दैट इज द टास्क। तो अगर आपको नीट 2025 क्लियर करना है ना, तो ये 5 पॉइंट्स बाय द एंड तक ये 5 पॉइंट्स करना है, कंसिस्टेंटली करना है, तो ही आपका नीट क्लियर होने वाला है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बैच में एनरोल करना है, तो यहाँ पर देखो, ये पूरी टीम आपके साथ है, ये पूरी टीम हमारी रैंक प्लस टीम आपके साथ है, जो आपको बैचेस में भी मिलेंगी। अगर आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप और अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, क्योंकि नीट जैसी एग्जाम ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाती, वी नीड पर्सनलाइज अटेंशन ऑल्सो, राइट। ये सारी चीजें, ये सारे आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे इन द बैच। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप ये IVR नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको मिल जाएगा जो भी आंसर आपको चाहिए, वो आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर करके मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, जो हेडेक था वो क्लियर हो गया, मिट गया। सो अगर आपको और कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। योर कृषि दीदी इज देयर टू हेल्प यू। So that was it for this video. Keep smiling. See you all in the next video. Till then, take care. Bye everyone.